चलो जी, नमस्कार। आज जैसा कि मैंने कहा आप सबसे, हम हड्डी संबंधित रोगों पे चर्चा करेंगे। रोग क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं, उसके क्या उपाय हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, उसमें किस तरह के जो लैब टेस्ट होते हैं वो हमें कराने चाहिए। उन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। देखो, जोड़ों का दर्द यानी ज्वाइंट पेन एक सामान्य समस्या है और बिरले ही इंसान आपको मिलेंगे या बिरले ही घर मिलेंगे जिसमें इस तरह की कोई इशू ना हो। कहीं ये जो इसमें तेज कम होता है या कहीं किसी को ज्वलनशीलता ज्यादा होता है। ये कम ज्यादा का सिलसिला चलता है, लेकिन अल्टीमेटली हर घर हर इंसान में आपको ये आम तौर पर पाई जाने वाली बीमारी है, क्योंकि ना हम सुधरने वाले ना बीमारी सुधरने वाले। तो दोनों का साथ जो है, बड़ा फेविकॉल का जोर है, ये साथ साथ चलता रहेगा। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि भाई इसको हम कैसे क्या करें। देखिए, जोड़ों का दर्द सामान्य तौर पर क्या होता है, नी पेन हुआ, सर्वाइकल हुआ, बैक पेन हुआ, हम गए पेन किलर खरीद लिया, खा लिया, या केमिस्ट ने उसमें एक एंटीबायोटिक डाल दिया, एक गैस की गोली डाल दी, हमने खा लिया, थोड़ा आराम मिल गया, फिर महीना 2 महीना हम चले, फिर ऐसा हुआ, फिर जाके ले लिए। तो हम भी एक आदतन एडिक्टेड हो जाते हैं कि अरे यार पूरा होता तो चलो, ये केमिस्ट वाला ना बड़ा अच्छा दवाई देता है, तुरंत आराम मिल जाता है, तो कुछ भी हुआ जाओ ले आओ आराम कर लो। तो ये सिलसिला चलता रहता है 365 दिन। और हम भी कैल्शियम या पेन किलर या एंटीबायोटिक या पेन 40 या रेंटाडाइन, इन सब का सेवन करते रहते हैं। और आज की डेट में ये सब पार्ट एंड पार्सल बन गया हमारे लाइफ का। सबके घर में आपको चाय के लिए दूध मिले ना मिले, कुछ दवाइयां जरूर मिल जाएंगी। ये सारी चीजें हैं, इस पे हमें सोचना है, इस पे हमें समझना है। कोई भी दवाई लेने से पहले आप ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। जोड़ों का दर्द कोई भी है तो एंटीबॉडी परीक्षण होता है, उसको कराएं। एंटीसाइक्लिक परीक्षण होता है, उसको कराएं। या रूमेटाइड का टेस्ट होता है, उसको कराएं। विटामिन D3 का टेस्ट होता है, उसको कराएं। बैक्टीरियल कल्चर होता है, उसको कराएं। क्रिस्टल एनालिसिस का टेस्ट होता है, उसको कराएं। या फिर बोन मैरो होता है, उसको कराएं। ये सारी चीजें हैं। इस तरह की चीजों से आपको एग्जैक्ट चीजों का पता लग पाएगा कि एक्चुअल क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो क्या होगा कि उसका जो समाधान है हम बड़े आसानी से कर पाते। दूसरा जो समस्या है और जो समझना है हमें कि देखिए, जोड़ों में दर्द यानी ज्वाइंट पेन और अर्थराइटिस, ये दोनों में थोड़ा अंतर होता है। वो अंतर भी हमें समझना चाहिए। जब कभी आपको अर्थराइटिस होगा तो आपको दर्द तो होगा ही होगा, जोड़ों में सूजन भी होगा और थोड़ा सा बोन्स में टेढ़ापन आ जाता है। जब ये दो सिचुएशन हो तब तो उसे हम अर्थराइटिस मान सकते हैं। अदरवाइज आपको झुंझुनाहट हो रही है, पेन हो रही है, झुकने में समस्या हो रहा है, उठने में समस्या हो रहा है, तो ये सब कोई ऐसा नहीं है जिसमें कई दफा ये होता है कि आपका कार्टिलेज जो है वो घिस जाता है, कई दफा ऐसा होता है बोन डिजेनरेट हो जाता है। लेकिन ये सब गठिया के तहत नहीं आता है, ये सब सिंपल ज्वाइंट पेन में आता है। इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। ज्वाइंट पेन का प्रॉपर लक्षण क्या होता है, लिख लें आप लोग, लिखना चाहते हैं तो। पहला होता है अकरन, स्टिफनेस। दूसरा कारण क्या होता है, डिफरेंट ज्वाइंट्स पे आपको पेन फील होने लगेगा, आपको उसको फोल्ड करने में दिक्कत आने लग जाएगी। एक पोस्चर से आप उठते हैं तो दूसरे पोस्चर करने में दिक्कत आएगी। तीसरा क्या होता है, जोड़ों पे रेडनेस आ जाता है, लालिमा आ जाती है। चौथा क्या होता है,
जोड़ों की जो गतिशीलता है यानी एक्टिवनेस है उसमें कमी आ जाती है। आप जितने फ्लेक्सिबल थे आप उतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं। ये आमतौर पे जोड़ों के दर्द के लक्षण होते हैं। अब उसी में अगर सूजन आ जाता है या लूपस जैसी स्थितियां होती है या सोराइसिस जैसी स्थितियां होती है या गाउट जैसा स्थिति होता है, उस केस में आपको उसका परीक्षण कराना अति आवश्यक हो जाता है। अगर गठिया में आप जाएंगे तो गठिया में आप वैसे जोड़ों पे आप देखते हो तो आपके जो बोन्स हैं उनमें समानता होती है, लेकिन जहां गठिया होगी वो विरूपता हो जाती है। कभी दफा अंगली ऐसे टेढ़िया हो जाएगा, दो ज्वाइंट के बीच में गड्ढा सा मिल जाएगा आपको। तो इस तरह का जब होगा इसे जोड़ों की विरूपता कहते हैं। उसके बाद जो कार्टिलेज है वो उसमें टेढ़ापन आ जाएगा या पूरा घिस जाएगा, वो जोड़ में गति प्रदान नहीं कर पाता है। हड्डियों के आसपास अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर देते हो, प्रसते हो, तो आपको काफी तेज दर्द फील होता है। इस तरह के जब लक्षण होंगे तो आप ये समझ सकते हो कि ये गठिया के लक्षण। अब जोड़ों के दर्द के कारण क्या होते हैं? जोड़ों के दर्द से संबंधित अलग अलग तरह के चीजें हैं, हड्डियों से संबंधित अलग अलग की चीजें हैं। तो इसके जो कुछ निम्नलिखित कारण होते हैं वो आप चाहे तो लिख लें। पहला, रूमेटाइड या लूपस, ये ऑटो इम्यून बीमारियां कहलाती हैं। दूसरा होता है वर्साइटिस, तीसरा होता है कोन्ड्रोमालासिया, कोन्ड्रोमालासिया, ये जनरली नी में होता है। गाउट, वायरस के संक्रमण, चोट, फ्रैक्चर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोमालाइटिस, सेप्टिक गठिया, जोड़ों में दर्द के साथ साथ इंफेक्शन को कहते हैं सेप्टिक गठिया, टेंडनाइटिस, जब दो जोड़ों के को जोड़ने वाले ऊतक में सूजन आ जाते हैं, जब जो दो जोड़ों को जोड़ने वाले टिश्यूज में सूजन आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? टेंडनाइटिस। ऐंठन, मोच, अकरन, अब ये जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं उसमें सारी चीजें आ जाती है, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे वो नी पेन हो, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे स्टिफनेस हो, चाहे अकरन हो, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो, चाहे आर्थराइटिस हो, सारी चीजें। अब सामान्य तौर पर इसका बचाव क्या है? जब कभी आपको ऐसा लगे तो सबसे पहले क्या करना है? जोड़ों को ढक के रखना है, उसमें कपड़े लपेट लो, कॉटन लपेट लो, ऐसे करके रख लो। दूसरा क्या है? जोड़ों को कोई जोड़ों पे प्रेशर देने से आपको बचना है, उसको आराम दें। तीसरा क्या है? जो जिस जोड़ पर आपको ऐसा लगता है तो दिन में 15 मिनट कम से कम उससे बर्फ से सिकाई करें उसे। कुछ कॉटन का कपड़ा या कुछ लपेट कर जोड़ों को हल्का हल्का प्रेशर दे। जोड़ों को अगर नी में है या ये तो उसको ऊपर की स्थिति में उठा के रखें
ज्यादा उसमें मूवमेंट ना दे। अब समस्या यह है कि इतनी सारी चीजें हैं, इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें? मैं एक एक करके बात करूंगा। देखो, अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हो तो सबसे पहले पेन किलर का नंबर आता है, पैरासिटामल, आइब्रोफिन, डाइक्लोफिनाक, इस तरह के आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं, जिसका दुष्परिणाम भी होता है, जिसका दुष्प्रभाव भी होता है। कई दफा डॉक्टर आपको क्रीम लिख देता है कि आप जोड़ों पे वो क्रीम लगा लें तो उससे भी आराम हो जाए। अब तो स्प्रे भी आएगा, उससे भी आराम हो जाएगा। उसके बाद कुछ व्यायाम है, जैसे योग में चले जाओ, एक्सरसाइज में चले जाओ, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने का व्यायाम है, जो जोड़ों में गतिशीलता लाता है। जैसे अगर आप योग में जाएंगे, त्रिकोणासन, उत्तान पाद आसन, इस तरह के बड़ी सारी चीजें हैं। प्राणायाम में जाएंगे, सूर्य बेदी प्राणायाम करें, भ्रामरी करें, वस्त्रिका करें, इस सब से भी बड़ा फर्क पड़ता है। इस सब से भी आराम नहीं होता तो इंसान पहुंच जाता है, डॉक्टर पहुंच जाता है कि हो सकता है कोई संक्रमण से हो, तो फिर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें बचना चाहिए। उससे भी नहीं होता है तो डॉक्टर बहुत जल्दी स्टेरॉइड पे पहुंच जाते हैं। इससे भी नहीं होता है तो सप्लीमेंट पे पहुंच जाते हैं। जब इन चरणों से एक मरीज गुजर जाता है, तब नंबर बारी आता है थेरेपी। तब तक थेरेपी की याद किसी को नहीं आती, तब तक प्राकृतिक चिकित्सा की याद किसी को नहीं आती। हारे हरिनाम, अब कुछ नहीं कर सकते तो चलो नेचुरोपैथिस्ट के पास चलो, उसको अपनी कहानी सुनाएंगे कि हमने 5 लाख यहां खर्च कर दिया, उस डॉक्टर ने ये बनाया वो बनाया, और फिर वो करेंगे। अब जब थेरेपिस्ट के पास या नेचुरोपैथिस्ट के पास आप आते हो तो एज ए नेचुरोपैथिस्ट आपके पास सबसे पहला उपाय होता है ठंडा और गर्म का सेक। पहला उपाय क्या होता है? ठंडा और गर्म का सेक। दूसरा उपाय क्या होता है? जो मरीज है उसकी डाइजेशन को ठीक करना है आपको। तो आपने क्या करना, क्योंकि जिसको भी ये चीजें होती है उसकी सबसे पहले देखोगे उसको गैस बहुत बनता है, उसकी बदहजमी कब्जियत सालों से है, वो मानसिक रूप से परेशान रहता है। ये 3 लक्षण हर किसी में मिलेगा। तो उसको दर्द से आराम के लिए ठंडा गरम का सेक दे दो। उसके बाद इन तीनों लक्षण पे आपने काम करना है। इसका मतलब क्या है? उसकी डाइट में इंप्रूवमेंट करना है, उसके पोस्चरिंग में इंप्रूवमेंट करना है, और साथ में उसके हार्मोन पर काम करना है। जो हार्मोन आपने पढ़ा तो उस पे काम करना है। अब वो डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन सी थेरेपी जानते हो, कौन कौन सी थेरेपी नहीं जानते हो, तो आपके नॉलेज पे है। तो अगर आप कोई थेरेपी नहीं जानते हो तो आप सिंपल मसाज दे सकते हो। ईयर का मसाज, जो हमारा आर्म मसाज है, लेग मसाज है, कार्पल मसाज है, काफ मसाज है, ये सारी चीजें आप दे सकते हो। इससे इंसान के हार्मोन की स्थितियां बदलती है और उन स्थितियों से इंसान थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, थोड़ा सा शांत हो जाता है, तो उसको जल्दी इफेक्ट पड़ता है उस चीज को। इसके अलावा सूर्य किरण चिकित्सा है, हाइड्रोथेरेपी है। हाइड्रोथेरेपी में कट स्नान बहुत ही उपयोगी है।
मड थेरेपी बहुत ही उपयोगी है इन सब चीजों में। इवन अरोमा के बारे में आप जानकारी रखते हैं तो अरोमा थेरेपी बहुत ही उपयोगी है। लेकिन उन सब से पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। पहला, जो पेशेंट या क्लाइंट आपके पास आया है उसकी उम्र क्या है, उसका फिजिकल स्टेटस क्या है, जहां पे उसे दर्द हो रहा है उस जो पार्ट है, चाहे नी हो, चाहे वो बैक हो, चाहे वो शोल्डर हो, उसकी एक्टिवनेस की क्या स्थिति है। इन सारी, उसको पहले कभी चोट लगी है क्या, उसका कोई सर्जरी तो नहीं हुआ है, इन सारी चीजों को, इन सारी जटिलताओं को आपने पहले उससे पूछना है, पता करें। अब इसके अलावा उसको आप देखो कि कभी उसके दिल के दौरे तो नहीं करे, उसके श्वास लेने से उस दर्द का कोई कनेक्शन तो नहीं है, उसको कोई त्वचा की बीमारी तो नहीं है, उसको हाई बीपी या शुगर तो नहीं है, उसको किडनी या लीवर से जुड़े कोई इशू तो नहीं है। क्योंकि अगर आपने ये पता नहीं किया तो आप जो ट्रीटमेंट दोगे वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो शरीर है वो डेफिशिएंसी से गुजर रहा है। तो जो चीज की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करना बहुत आवश्यक है। पहले शरीर की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना है। देखो, दो कारण। पहला क्या करना आपने, इंस्टेंट रिलीफ। इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या किया हमने, उसको गर्म और ठंडा का सेक दे दिया, थोड़ा मसाज दे दिया, पेन ऑयल का इस्तेमाल करके उसको रिलैक्स मिल। अगर उसको काफ मसाज देते हैं, ईयर मसाज देते हैं तो साइकोलॉजिकली वो थोड़ा शांत हो जाएगा, उसको बहुत मन उसका हल्का हो जाएगा। फिर आप उससे ये सारी इंक्वायरी करें। फिर जब ये सारी स्थितियां आपके पास आती है उसमें से निकल के आएगा कि इसका जो डाइट है ना, इसका जो खाने पीने का तौर तरीका है ना, बहुत ही गंदा है। अब इस केस में आपने उसको किस किस चीज का परहेज बोलना है लिख लिया। तला हुआ कोई चीज ना खाए। अगर वो घर में चीनी इस्तेमाल करता है तो उसको बंद कर दे। शराब पीता है तो बंद कर दे। बाहर का खाना खाता है तो बंद कर दे। कोई भी ऐसा ऑयल या कोई भी ऐसी पदार्थ जो फैट को बढ़ाता हो उसको बंद कर दे। जितने सॉफ्ट ड्रिंक हैं वो बंद कर दे। जो डेयरी प्रोडक्ट है वो बंद कर दे। अब आपने कहा कि इतनी सारी चीजें बंद कर दे तो खाए क्या, बनता है, खाए क्या? उस केस में आप फल, फ्रूट, लिक्विड डाइट, इजीली डाइजेस्ट होने वाले पल्सेस, इजीली डाइजेस्ट होने वाले वेजिटेबल्स, सारी चीजें खा सकते। ड्रम स्टिक, क्या कहते हैं उसको, सीताफल जिसे कद्दू कहते हैं, उसकी सब्जी, पेठे की सब्जी, ये सारी चीजें करनी चाहिए। इसके अलावा और क्या खाना चाहिए? ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होती है जनरली इस केस में। जो वेजिटेरियन है वो अलसी के बीज का इस्तेमाल करें। जो नॉन वेजिटेरियन है वो मछलियां, खासकर सैल्मन मछलियां खाएं जिसमें काफी मात्रा में फैटी एसिड यानी ओमेगा 3 नामक तेल पाया जाता है, जो पैरों के सूजन को, ज्वाइंट के सूजन को रोकता है, जो आपके बोन्स में जो अकड़न आती है उसको रोकता है, उसमें सॉफ्टनेस लाता है। दोनों उपाय है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो सैल्मन फिश या फिश का सेवन करें, और जो वेजिटेरियन है
वो फ्लैक्सीड का सेवन करें, दोनों से ये चीजें आए। उसके बाद चेरी का सेवन करें, ये बहुत, जैतून का तेल का सेवन करें, एलोवेरा का पल्प और हल्दी मिक्स करके जहां पे पेन हो रहा है वहां पे लगाएं, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। ग्रीन टी का सेवन करें, दूध वाली चाय बंद करके ग्रीन टी का सेवन करें। क्यों? ग्रीन टी सूजन से बचाती है। ब्रोकली खाएं, शिमला मिर्च का सेवन करें, साइट्रिक फल खाएं। नहीं यार, अमिताभ जरा देख यार, मैं जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ी नहीं रहा, कट गया। अरे यार, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई जी, सॉरी। मैं था कि क्या क्या खाना चाहिए आपको। शिमला मिर्च, साइट्रिक फल और गोभी, प्याज, अदरक, मशरूम, अनानास, कीवी, पपीता, देखिए कितनी सारी चीजें हैं खाने की। आप इन सारी चीजों का सेवन कर सकते हैं। इन सारी कुछ चीजों का सेवन करने से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। इन सारी चीजों का आप जोड़ों के दर्द में अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा जी। अब हम आते हैं कि जोड़ों के दर्द का हम कुछ घरेलू उपाय क्या करें। अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो घरेलू उपाय आप क्या करें। सबसे पहले ईयर मसाज करना है आपने। सबसे पहले आपने क्या करना है, ईयर मसाज। कैसे करना है, देखो, सरसों का तेल लिया, अगर तिल का तेल है, कैस्टर ऑयल है, वो आपने इस्तेमाल करना है। दोनों हाथ में लिया, पूरे, ये देखो, ये जो ईयर का है ना उभरा हुआ हिस्सा, ये पूरा स्पाइन है। आप क्या करो, पूरे ईयर का ही मसाज करोगे, ऐसे ऐसे। कैसा भी पेन है आप पूरे ईयर का मसाज करोगे। कोई भी जोड़ों का पेन होगा आपका 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। 10 मिनट आपने ईयर मसाज करना है। दूसरा, अपने नाभि में तिल का तेल या कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना है। तीसरा, अमलतास का सेवन करना है। अमलतास का जूस आता है, वो भी आप सेवन कर सकते हैं। अमलतास का जूस आप खुद भी बना सकते हैं, उसका भी सेवन आप कर सकते हैं। तिल के तेल में हल्का सा लाल मिर्च मिक्स करना है, हल्का सा नींबू 5 ड्रॉप डालना है और 4 दाने काली मिर्च के पीस के उसमें अच्छे से मिक्स करना है। उसकी मसाज भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आपके घर में अगर कोई वाइब्रेटर है उससे आप वाइब्रेशन दे सकते।
अगर वो नहीं है तो अपने घर में ठंड और गर्म पानी का सेक आप दे सकते हैं। अगर वो नहीं है, आपके घर के आसपास रेत है, उसको गर्म करके उससे आप सिकाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आपके घर में अगर पोटा पत्थर है लाल कलर का, उसको आप गैस पे गर्म कर लो अच्छे तरीके से। जब वो लाल हो जाए उसको नीचे उतार लो और उस पे धीरे धीरे पानी गिराओ और उसके सामने ज्वाइंट जहां भी पेन है उसको रख दो, उसका धुआं उस ज्वाइंट पे लगने दो, आपको काफी राहत महसूस हो। ये सारे हैं होम रेमेडीज। आप आंवले का सेवन करो। एलोवेरा का पौधा आपके घर में है, उसकी डंडियां तोड़ लो, उसमें से पल्प निकाल लो, उसमें हल्दी मिक्स करो और फिर उसकी लेप लगाओ, आपको बहुत आराम मिल जाए। अगर इसमें से भी कुछ चीज उपलब्ध नहीं है तो पान का पत्ता हर जगह मिल जाएगा। आप कहीं भी रहते हो, पान का पत्ता मिल जाएगा। पान का पत्ता आप ले लो, उसको क्या करना है सुन लो। पान के पत्ते में सरसों का तेल लगाना है, उसको हल्का सा गर्म करना है और जहां भी पेन है वहां पे 4-5 पत्ते को ऐसा करके वहां पे उस एरिया में रख दें और कपड़े से, कॉटन के कपड़े से बांध के छोड़ दें। रात है तो आराम से सो जाए, नहीं तो घंटे 2 घंटे से रहने दें, आपको काफी आराम फील होगा। उससे नहीं होता है तो आपके आसपास आक का पत्ता मिलेगा, आक का पत्ता ले आए, उसको हल्का सा तेल लगा के गर्म करें और जहां दर्द हो रहा है उस हिस्से में 4-5 पत्ते लगाकर कपड़े से बांध के छोड़ देना है, टाइट नहीं बांधना है। ठीक है जी। इतने सारे होम रेमेडीज हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसमें आप अपने जोड़ों के दर्द को ठीक करने में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आपने योग करना है तो योग में प्राणायाम करना है तो प्राणायाम में लिख लो। घुटनों का दर्द है अगर आपको, वज्रासन करो। लेकिन अगर नी में पेन है तो आप वज्रासन ना लगाओ, उससे आपको और ज्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी। सबसे अच्छा है नौकासन करो, त्रिकोणासन करो, उत्तान पादासन करो, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको प्राणायाम करना है तो आप सूर्यवेदी करो, कपालभाति करो, इन सब से वस्त्रिका करो, इन सब से आपको बहुत आराम मिलेगा। भोजन के लिए मैंने आपको बोल दिया है, कोई खटाई वाली चीज आपने खाना नहीं, डेयरी प्रोडक्ट आपने खाना नहीं, बाहर के राजमा छोले ये सब खाना नहीं। घर का अच्छा खाना बनाओ, दही का पानी पियो, नमक ज्यादा खाने का मन कर रहा है तो मूंग की दाल बनाओ, उसका सूप बना के पियो, उससे भी नहीं होता है तो ड्रम स्टिक खरीद ले आओ, उसका सूप बना के पियो, उससे भी नहीं होता है तो गाजर को, टमाटर को, चुकंदर को स्लाइस की तरह काट लो, उसको पानी में बॉयल करो 15-20 मिनट, उसमें 5 दाने काली मिर्च का पीस के डाल दो, 5 ड्रॉप नींबू का डाल दो, हरा धनिया डाल दो, चटकारे मार के खाओ और सूप पियो। देखो 15 दिन के अंदर आपका आयरन, आपका विटामिन D3, आपका कैल्शियम, आपका जिंक, आपका मैग्नीशियम, आपका एल्कलाइन सब सेटल हो जाएगा और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लग जाओगे। 2 बात और, रात को सोने से पहले गर्म पानी का सेवन जरूर करना है। सुबह उठने के बाद गर्म पानी का सेवन जरूर करना है। लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करो, सुबह के टाइम थोड़ा जल्दी उठो, रात को थोड़ा जल्दी सो जाओ। देखो 20 से 25 दिन के अंदर आपको राहत मिल जाएगी। अब आप हड्डी के रोगों के संबंधित जो भी चीजें पूछना चाह रहे हो पूछ लो।
जी, किसी का कोई सवाल है? आज तो मैं बहुत सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई सवाल ही नहीं है। सर सरसों के तेल की मालिश नाभि के पास ही बताई थी, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। सरसों का तेल? जी मैंने सरसों का तेल का तो नाम ही नहीं लिया जी। नहीं, ये कानों पे बताया था सर आपने। कानों पे बताया था? कानों पे तो कोई सा भी तेल लेके आप मसाज कर लो। जी देखो, कान जो है ना, अगर कान को आप गौर से देखोगे, देखो ये हमारा कान है। कान को अगर आप गौर से देखोगे तो जैसे माँ के घर में बच्चा होता है वैसे ही कान का शेप है। जी अब बच्चा क्या होता है, बच्चा का मस्तक नीचे होता है, इसको हम कहते हैं ईएनटी डिपार्टमेंट। आपकी जी आंखों में जलन हो रही है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके नाक कानों में प्रॉब्लम है, आपके नाकों में प्रॉब्लम है, आपका सिर फट रहा है, आपको बालों में खुजली हो रही है, कोई भी तेल लो, रोज दिन में 4 बार इसका मसाज करो, ठीक हो जाएगा। जी सर। अब मेरे और बताओ। ज्वाइंट पेन के रिगार्डिंग कोई सवाल है आप लोगों का? अब सारे डॉक्टर बन गए। जी, मैं आगे बढ़ूं? अरे कुछ तो बोलो, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ जी, चीप पत्थर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। लाल पत्थर कौन सा वाला? ऐसा है ना, घर पे जो छत में पत्थर डाले जाते हैं ना, वो भी मिल जाए तो चलेगा, पत्थर लाल होना चाहिए। रोड पे जो बिछाए जाते हैं ना, वो भी मिल जाए चलेगा, पत्थर लाल होना चाहिए। ओके ओके। और बोलिए। बस हो गया सवाल? इसका मतलब यह है कि भाई आप सब पक्के डॉक्टर बन गए हो। चलो जी, हम आगे बढ़ते हैं। आप सबकी ये जो शांति है वो आने वाले तूफान का परिचायक है। आप लोग बड़े जबरदस्त ट्रीटमेंट करने वाले हो। चलो, अब हम आते हैं सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी बीमारी होती है? पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां, गैस हो गया, कब्ज हो गया, इन्फेक्शन हो गया, टीबी हो गया। कभी सुना है आपने इंटेस्टाइनल टीबी? किसी ने सुना है? सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, पेट में अकरण है, जलन हो रही है पेट में, ये सारे किस चीज की समस्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। आप मोटे होते जा रहे हैं, आप पतले होते जा रहे हैं। हालांकि इसका सीधा संबंध थायराइड ग्रंथि से भी है, लेकिन हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा था पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। अगर ये प्रोसेस ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा? गैस बनेगी, कब्ज होने लग जाएगा, अफारा हो जाएगा, आप भूख नहीं लगेगी, फिर भी पेट भरा हुआ रहेगा।
कई दफा तो भूख नहीं लगी है फिर भी खाते रहने का मन करेगा, और आदतन ऐसे हो जाएगा कि जब तक आप नेक टू नेक ना खा लो तो आपको लगता ही नहीं कि मैंने खाना खाया, जबकि एज ए सिंपल ह्यूमन बीइंग आपको खाना हमेशा 4 में 3 रोटी ही खाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, इस सब से होगा क्या? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो सकता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो सकता है, आपको बवासीर हो सकता है, आपके यूरिन में प्रॉब्लम हो सकता है। ये इन सारी चीजों से, केवल डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकता है। आपको इवन पथरी बन सकता है, खासकर गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर की पथरी, पित्ताशय की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो लीवर से, फैटी लीवर आपको हो सकती है। ये सारी बीमारियां इसके अंतर्गत आती हैं। जैसा कि मैंने एनाटॉमी पढ़ाने टाइम में कहा था कि अगर पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन की क्रिया ठीक ना हो तो आप 80 बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। मैंने कुछ एक का नाम आपके सामने लिया है। अब इन सब का उपाय क्या है? एक तो यह है कि आप पूछोगे कि जी बहुत गैस हो गया तो क्या करें। अभी तो पिंटू जी थे, जी सर। फोन किया था। पिंटू जी हो आप? पिंटू जी क्लास में है क्या? हाँ सर, आराम मिल गया सर। आराम मिल गया? जी सर। देखो जादू हो गया ना। बिल्कुल सर। अब देखो ये 1 घंटे पहले की बात है। आप सबको मैं बताऊं, 1 घंटे पहले आपके क्लासमेट पिंटू जी ने फोन किया था कि उनके घर में एक सदस्य हैं जिनको गैस से बड़ा ही पेट दर्द हो रहा है। ऐसा ही था। अब उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, तो हमने क्या किया, उनसे बोला कि आपके घर में हींग है, थोड़ा सा हींग लो, 1 चम्मच में 5 दाने 10 दाने हींग का डालो, पानी डालो, उसको अच्छे से घोल लो, आधा नाभि में डाल दो और आधा नाभि के चारों तरफ लगा दो। अब 1 घंटे बाद वो आपके साथ हैं, उनका एक गैस और पेट दर्द का समस्या ठीक हो गया। अब ये तो हो गया त्वरित कार्रवाई कि आप बहुत परेशान हैं, आपको कुछ सूझ नहीं रहा, डॉक्टर के पास जाने की नौबत है, तो आपने ऐसा कर लिया, आपको आराम मिल गया। इसको हम क्या कहते हैं, जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था कि 2 तरीके से ट्रीटमेंट करना है, रूट कॉज पे और लोकल कॉज पे। तो ये जो ट्रीटमेंट था वो किस पे था? लोकल कॉज पे। अभी दर्द हो रहा था, गैस से परेशान थे, अभी उनको रिलैक्स मिल गया, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई है। बीमारी ठीक करने के लिए उनके खाने पीने के तौर तरीके, वो क्या खाते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, टीवी कितने देर देखते हैं, मोबाइल कितना इस्तेमाल करते हैं, काम क्या करते हैं, एक्सरसाइज क्या करते हैं, ये सारी चीजों पे एक गाइडलाइन बनानी पड़ेगी। और अगर वो उसको फॉलो कर लेंगे तो हमेशा के लिए गैस से मुक्ति पा सकते हैं। जब हम डाइट में आएंगे तो 1 आंवला का सेवन उनको रोज करना चाहिए। आंवले में क्या होता है? आंवला एक ऐसा फल है जिसमें 5 रस पाए जाते हैं। हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट कितने रस की है? 6 रस की।
अब 5 रस एक आंवला से पाया जाता है। अब देखो कितनी अच्छी बात है। आंवले को बॉयल कर लो 1 कप पानी में। जो पानी बच जाता है पानी में हल्का सा रॉक सॉल्ट मिला दो। अब छठा रस जो आंवले में नहीं था वो क्या था? नमकीन। अब आपने वो नमक भी मिला दिया तो एक आंवला बॉयल करके नमक के साथ स्वाद के अनुसार खाने से आपके शरीर के 6 जरूरतें इकट्ठे पूरी हो जाती है। तो आप ये समझ लो वो आंवला आपके लिए अमृत है। तो अगर आप आंवला का रोज सेवन करेंगे तो आपके शरीर में कभी विटामिन सी की कमी नहीं होगी, आपको कभी आंखों की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में कभी भी इंफेक्शन नहीं होगा, आपका डाइजेशन का इश्यू बिल्कुल ठीक रहेगा। तो केवल एक आंवला का सेवन हम करेंगे तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। अब ये सारी चीजें अगर ठीक रहेंगी तो आपको बवासीर भी नहीं होगा। अब अगर बवासीर हो ही जाता है तो उसका उपाय क्या है? आंवला तो आप खाओ ही खाओ। देखो व्हाइट पेठा एसगार्ड बोलते हैं उसे, उसका आधा कप जूस सुबह, आधा कप जूस दोपहर, आधा कप जूस शाम, 1 हफ्ता लगातार लो, आपका बवासीर ठीक हो जाए। केवल इस एसगार्ड के जूस से ही, बशर्ते कि वो ठीक होने लग जाए तो जाके चाउमीन और मोमोज नहीं खाना है, बाहर का खाना मंगा के उस पीरियड में नहीं खाना है, तला भुना जला खाना नहीं खाना है, अनुशासन में रहना है, तब ठीक होगा। अदरवाइज सबसे बेहतर है कि खूब खाओ खाना और साथ में दवाई की पोटली साथ में रखो, खाना खाओ साथ में दवाई भी खा लिया करो। ये सिलसिला 5-10 साल चलेगा, उसके बाद बेड पकड़ लो और आराम से डॉक्टर के हॉस्पिटल में लेटे रहो। ये आप कर सकते हैं। अनुशासन सबसे बड़ा रामबाण है अपने आप को बीमारियों से बचा के रखने का। आपके शरीर की क्या जरूरत है ये आप भली भांति जानते हो। आपको अपने जेबे पे कंट्रोल नहीं है। आपकी आंखों को कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, आप दौड़ पड़ते हो खाने के लिए। यार कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना टेस्टी होगा। ये काम नहीं करना है। जब आप ऐसी चीजों से बचोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने प्रॉब्लम्स की हमने बात की है नहीं होगी। अब उस बचाव के लिए क्या करना है वो भी हमने आपको बताया, भी आपने फॉलो करना। इतनी चीजें आपने फॉलो कर ली तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। आपके गले में खराश नहीं आएगी, आपकी चेस्ट में कभी जलन नहीं आएगी, खट्टी ढकारें कभी नहीं आएगी, पेट फूलेगा नहीं, अफारा नहीं होगा, कब्जी नहीं होगा, सोराइसिस नहीं होगा, एक्जिमा नहीं होगा, और अगर होगा तो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा चूंकि थेरेपीज आपके कोर्स में नहीं है तो वो मैं बताऊंगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं वो बता नहीं रहा। ठीक है जी। इससे भी चाहते हो तो रोज रात को त्रिफला का सेवन करो, वो भी एक बेहतर उपाय है। उससे आप अपने आप को हष्ट पुष्ट रख सकते हो। आपके शरीर में D3 कैल्शियम सबकी कमी है, बबूल की फली का पाउडर आता है, 1 चम्मच रोज सेवन करो, देखो चुटकी की तरह सब कुछ ठीक होगा। ये सारी चीजें हैं, इन चीजों का हम सेवन करके कर सकते हैं। हमने 2-3 सिस्टम के जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके बारे में अभी डिस्कस किया है। कल 3 सिस्टम की प्रॉब्लम के बारे में और हम डिस्कस करेंगे और आपकी क्लास हो जाएगी खत्म।
और 4 तारीख से आपके एग्जाम्स हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लो, अदरवाइज आज की क्लास हम यही क्लोज करेंगे। जी, किसी के पास कोई सवाल है? जी सर, अब आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, ठीक है ठीक है। क्योंकि कोई सवाल है नहीं, और कल का सेशन लास्ट सेशन होगा, ठीक। इसको हम कल समराइज कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।